हाँ तो विद्यार्थियों, हम पिछली क्लास में कहाँ तक चर्चा कर ली थी इसमें? 25 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है वो उत्तर पश्चिम मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करती है, ये बात लिखाई थी हमने। ये दो भाग कौन कौन से हैं? तो पेज के दो पार्ट कर लें आप। एक तरफ तो शुष्क मरुस्थल आ जाएगा, एक तरफ तो कौन सा आ जाएगा? शुष्क मरुस्थल। और एक तरफ कौन सा आ जाएगा? अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क मरुस्थल। इधर वाला कहलाता है पश्चिमी विशाल मरुस्थल, भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? पश्चिमी विशाल मरुस्थल भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? पश्चिमी विशाल मरुस्थल भी कहते हैं। इस वाले को रेतीला शुष्क मैदान भी कहते हैं। रेतीला शुष्क मैदान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेतीला शुष्क मैदान भी कहते हैं। रेतीला शुष्क मैदान भी कहते हैं। और इधर वाले को कहते हैं राजस्थान का बांगड़ क्षेत्र। कौन सा? राजस्थान का वांगड़, या वांगड़ भी कहते हैं। वागड़, वांगड़ क्षेत्र कहते हैं। वांगड़ या वांगड़ क्षेत्र भी कहते हैं। इसे अर्ध शुष्क का मैदान भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अर्ध शुष्क मैदान भी कहते हैं। इस वाले में जो बारिश होती है 0 से लेकर 25 सेंटीमीटर तक। कितनी? और इसमें कितनी होती है? 25 से लेकर 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। लिख लिया? लिखो। हेडिंग डालो एक ही। कौन सा? पश्चिमी विशाल मरुस्थल, या पश्चिमी शुष्क मरुस्थल भी कह सकते हो आप इसको। भाई दो भागों में बांटा ना आपने इसको। शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क भी कह सकते हो आप, कोई सा नाम दे सकते हो आप इनमें से। नहीं समझे हो क्या? 0 से क्या लिखा है? दोनों का तुलनात्मक नाम ही तो लिखा है। एक अलग अलग पढ़ेंगे दोनों को। हाँ, पूरा थोड़ी पाठ करना था वो तो ठीक है, दो नाम लिखने हैं वैसे, और क्या है। आप क्या सोच रहे हो इतना तक 2 पार्ट में काम हो जाएगा? मैं तो बहुत सारी डिटेल लिखाने वाला हूँ इनके बारे में। एक एक को पढ़ेंगे अब हम। पहले इसको पढ़ेंगे, शुष्क मरुस्थल वाले को। ये तो ठीक है, थोड़ा सा अंतर ये बताया 25 से 50 सेंटीमीटर वाला ये बांगड़ क्षेत्र कहलाता है और शुष्क मैदान आता है। और ये इधर वाला कौन सा आता है? 0 से 25 सेंटीमीटर आ जाता है। हेडिंग डालो, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अरे कुछ भी नाम लिख लो, इतने सारे नाम लिखाए हैं आपको। फिर बता रहा हूँ, मैंने चार्ट बनाया था, उस चार्ट को एक बार देख लो आप। स्टार्टिंग में जो चार्ट बनाया था ना, उसको देख लो, हम क्या पढ़ने वाले हैं। स्टार्टिंग में जो उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश आपने लिखा था ना, उसको हमने कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में, शुष्क और अर्ध शुष्क में। तो पहले शुष्क के बारे में पढ़ेंगे सब कुछ, फिर किसके बारे में पढ़ेंगे? अर्ध शुष्क के बारे में पढ़ेंगे। और जैसे शुष्क को पढ़ना चालू करेंगे तो इसको 2 भागों में बांटेंगे हम, बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त, इसमें पढ़ेंगे।
लिख लिया? लिखो, इसका विस्तार जैसलमेर, फलोदी, इसका विस्तार जैसलमेर, फलोदी, उत्तर पश्चिमी जोधपुर, उत्तर पश्चिमी जोधपुर, कौमा, बीकानेर, बाड़मेर, बीकानेर, बाड़मेर, उत्तर पश्चिम बालोतरा, उत्तर पश्चिम बालोतरा, और पश्चिमी चूरू। चूरू का कौन सा भाग? पश्चिमी चूरू। ये सब शुष्क मरुस्थल में आएंगे। लिखो, इस शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को महान भारतीय मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? महान भारतीय मरुस्थल भी कहा जाता है। महान भारतीय मरुस्थल भी कहा जाता है। मरुस्थल भी कहा जाता है। लिख लिया? अब देखो, शुष्क मरुस्थल वाला जो क्षेत्र है, इसको अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से, अब मेरी बात सुनना, पहली बात तो इसमें वर्षा कितनी होगी? 0 से 25 सेंटीमीटर होगी। अब इस शुष्क मरुस्थल प्रदेश को हम महान भारतीय मरुस्थल भी कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक बालू का स्तूप युक्त और एक बालू का स्तूप मुक्त। तो लिखिएगा, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से या भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर, भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, बालू का स्तूप युक्त मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा? बालू का स्तूप युक्त मरुस्थलीय प्रदेश है ना, या शुष्क मरुस्थलीय? पूरा ही लिख देता हूं, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। और दूसरा कौन सा होगा? बोला करो विद्यार्थियों, बालू का स्तूप मुक्त शुष्क। तुम्हारी आवाज भी आती होगी इसमें? नहीं आती? अनाऊ चिल्लाया करो जोर जोर से जब आएगी। तब भी नहीं आएगी? नहीं आती, इतनी ज़्यादा नहीं आती। बहुत तेज बोलते हैं तब जरूर थोड़ी सी आवाज़ आती, बाकी नहीं आती। मैं भी अगर धीरे बोलने लग जाऊंगा ना तो आवाज़ रिकॉर्ड ही नहीं होती बरोबर। अब देखो, अगर हम बात करें, जैसे ये वाला पूरा क्षेत्र था शुष्क मरुस्थलीय,
ये माना कि 100% भाग है, तो इसका कितना प्रतिशत तो बालू का स्तूप युक्त है और कितना प्रतिशत बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है? क्या 50-50 वैसे अपनी तरफ से कर लो। ना 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 ना, 58.5% तो ये क्षेत्र है। कितना? 58.5% में तो क्या आता है? बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र है। और अगर इधर देखे तो कितना बचेगा भाई, बताओ, जोड़ो। 41.5% भूभाग है, ध्यान रखना। किसका? इस शुष्क वाले का ध्यान रखना, अर्ध शुष्क शामिल नहीं है इसमें, केवल शुष्क का अगर हम देखें तो बालू का स्तूप युक्त में कितना आता है? 58.5। और मुक्त में कितना आता है? 41.5%। लिख लो ये आंकड़ा। मत करो, ये करो तो थोड़ा सा करना, ये नहीं कि सर पूरा ही आप 2 पार्ट में लिखा दो। 2 पार्ट में नहीं लिखा सकता, 2-4 लाइन लिखाता हूँ, आपको पता है, जो तुलनात्मक दृष्टि से थोड़ा सा समझ में आ जाए। बाकी पूरा तो मैं डिटेल ही लिखाऊंगा। हाँ, इतना सा तो चल जाएगा। लिखो, यह है जैसलमेर, जोधपुर। कहाँ का फैला हुआ है? जैसलमेर, जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा जिलों में विस्तृत है। बालोतरा जिले में विस्तृत है। अब देखो विद्यार्थियों, इधर अगर हम देखें ना, बालू का स्तूप मुक्त है, तो इसमें क्या होता है कि बालू का के जो स्तूप बनते हैं ना, मतलब एक प्रकार से धोरे जिनको बोलते हैं हम, बड़े बड़े कई आकृति में बनते हैं उनको। उनकी बालू का स्तूपों की जो आकृति है वो भी पढ़ेंगे हम, अनुदैर्ध्य, बरखान, तारानुमा वगैरह सब, जो भी जितने भी टाइप के बालू का स्तूप होते हैं उनके बारे में तो पढ़ना ही है हमको। लेकिन उससे पहले ये पता होना चाहिए कि इस क्षेत्र में बालू का स्तूप नहीं पाए जाते, तो फिर यहाँ तो पैदावार होनी चाहिए थी। नहीं, इधर जो भूमि है वो कैसी है? पथरीली है। कैसी है? और पथरीला जो मरुस्थल होता है उसको हम्मादा कहते हैं। हम्माद या हमादा कहते हैं, आगे पढ़ेंगे हम। हम्माद क्या होता है, इर्ग क्या होता है, ये सब मरुस्थल के प्रकार है। इधर वाले पार्ट में लिख लो, इस क्षेत्र में, इधर वाले में, इसमें पथरीला मरुस्थल आता है। कैसा मरुस्थल आता है? पथरीला मरुस्थल आता है, जिसे हम्मादा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? हम्मादा कहते हैं। और इसका विस्तार लिख लो विद्यार्थियों। जैसलमेर, बालोतरा कहाँ पर है? जैसलमेर, बालोतरा, बाड़मेर। अरे कुछ कुछ राजस्थान के बीच में जो जिधर रेगिस्तान है पूरे चारों तरफ, लेकिन कई जगह क्या है, केवल पथरीली जगह है, वहां रेगिस्तान नहीं पाया जाता, मतलब एक प्रकार से रेत के टीले नहीं पाए जाते वहां पर। कभी घूम के आओ पूरे थार के मरुस्थल में। आप तो क्या सोचते हो उधर रेत ही रेत होगी? कई जगह पे रेत भी नहीं है, ध्यान रखना, कई जगह पूरा पत्थर ही पत्थर है। विस्तार लिख लो इसका, जैसलमेर, बालोतरा, फलोदी, बाड़मेर। फलोदी, बाड़मेर के कुछ भाग, पूरा नहीं है, कुछ भाग। जैसे आपने सुनी होगी सिवाना। सिवाना के आसपास क्या पहाड़ी इलाका है कि नहीं है? वहाँ मरुस्थल नहीं है, लेकिन बाड़मेर में पड़ता है सिवाना। लिख लिया? इसलिए मैंने, है ना, सही बता रहा हूँ, आते ही वो चार्ट बनवाया था आपको।
और उस चार्ट को अगर आपने थोड़ा सा स्किप कर दिया ना, तो आपके समझ में नहीं आएगा हम क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। एक बार फिर देख लो उस चार्ट को, एक बार खोलो उस चार्ट को वापस सभी। स्टार्टिंग में आते मैंने चार्ट बनवाया था ना। राजस्थान को मुख्य रूप से कितने भौतिक भागों में विभाजन किया गया है? चार। चार कौन कौन सा? पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश, मध्य अरावली प्रदेश, और पूर्वी मैदानी प्रदेश, और दक्षिणी पूर्वी। उसमें से हमने पहले नंबर का पढ़ना चालू कर दिया। पहले नंबर का कौन सा है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को हम दो भागों में बांटते हैं, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, जो कि इनको दोनों को बांटने का काम 25 सेंटीमीटर वर्षा कर रही है। कितनी कर रही है? 0 से 25 तक क्या पाया जाता है? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। और 25 से 50 तक क्या पाया जाता है? अर्ध शुष्क मरुस्थल। अब अर्ध शुष्क को हम भूल गए, अर्ध शुष्क को छेड़ ही नहीं रहे, उसको साइड में पटक दिया। अब केवल हम 0 से 25 तक जो वर्षा होती है उस क्षेत्र को क्या कह रहे हैं? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। इसे थार का मरुस्थल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थार का मरुस्थल भी कहते हैं। यह भारत का जो महान मरुस्थल है उस नाम से भी इसको जाना जाता है। इसको आगे जाके हम दो भागों में बांटते हैं, बालू का स्तूप वाले और बिना बालू का स्तूप वाले। अब हम बालू का स्तूप के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे, और बालू का स्तूप कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में कौन सा पढ़ेंगे? बालू का स्तूप, बालू का स्तूप मुक्त पढ़ेंगे। और फिर बालू का स्तूप मुक्त कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद में हम वापस आ जाएंगे कहां पर? अर्ध शुष्क में आ जाएंगे। और अर्ध शुष्क में फिर हम चार भागों में बांटेंगे। चार भाग कौन कौन सा होगा? घग्गर बेसिन होगा, शेखावटी बेसिन होगा, लूनी बेसिन होगा, और एक नागौर उच्च भूमि होगा। नागौर उच्च भूमि को जैसे पढ़ेंगे तो तीन उपभागों में बांटेंगे। तीन उपभाग कौन कौन सा है? मकराना क्षेत्र आ गया, और जायल क्षेत्र आ गया, और कौन सा आ गया? गोट मांगलो क्षेत्र आ गया। अब बताओ क्या समझ में नहीं आई? फिर क्यों कभी माता इधर पकड़ रहे हो और कभी यूं कुचल रहे हो और कभी क्या कर रहे हो और कभी क्या कर रहे हो? आदत नहीं, आदत में सुधार करो। इतना कंसेप्ट क्लियर कराते हुए हर चीज को एक एक छोटे बच्चों को लिखाते हैं, वैसे लिखा रहा हूं मैं। समझ गए? तो अब आप हेडिंग क्या डालेंगे? बालू का स्तूप युक्त शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश या क्षेत्र। बालू का स्तूप युक्त मरुस्थलीय प्रदेश। तुलनात्मक दृष्टि से नहीं होगा, फिर बता देता हूं मैं आपसे। अलग से पढ़ना पड़ेगा, पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा। बालू का स्तूप की कुछ फोटो दिखा देता हूं आपको। देखो ऐसे बालू का स्तूप बनते हैं। अब अगर पेन से देखे तो ऐसे बना रखे। ये सब बालू का स्तूपों की फोटो है। रेत के टीले दिख रहे हैं ना आपको? ये अलग अलग आकृति में बनेंगे। देखो ये अलग अलग आकृति है। बरखान इस टाइप का होता है, अनुदैर्ध्य रेखीय इस टाइप का होता है, अनुप्रस्थ इस टाइप का होता है, पैराबोलिक बालू का स्तूप है, तारानुमा बालू का स्तूप इस टाइप का बनता है। और भी मैं बहुत सारी इनकी फोटो लेकर आया हूँ अलग अलग, किसी न किसी को तो समझ में आएगी। ये सब देखो पैराबोलिक बालू का स्तूप कैसा होता है, कैसे हवा चलती है, किधर से क्या हवा चल रही है, ये सारे इनके चित्र लेकर आया हूँ बहुत सारे। समझ गया ना? इधर से हवा आ रही, देखो ये कितना ऊपर चढ़ गया ना। अब आपको पता है रेगिस्तान में कई जगह ऐसी जगह भी आकृति भी देखने को मिलेगी आपको बीच बीच में। फिर इनमें कौन सा वुड फॉसिल पार्क वगैरह पड़ेंगे। ये देखो लकड़ी के अवशेष है वो। और मरुस्थल में एक वो भी मिलेगा अपने को। हाँ कौन सा? पिवणा, पिवणा सांप। एक लाठी सीरीज के बारे में भी पढ़ेंगे हम, है ना? लाठी सीरीज एरी, मोहनगढ़ से पोखरण। ठीक है और बहुत सारी चीजें इसमें। आप पढ़ो तो सही एक बार, आपको इतनी नॉलेज मिलेगी इस टॉपिक से, आप सोचोगे इसमें पूरी ज्योग्राफी समाहित है। पढ़ो तो सही। अब आप पढ़ तो रहे हो नहीं हो, और कभी बालू का स्तूप पर मुक्त कर रहे हो बस। अभी तो ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा। कल मैंने आपसे बोल तो दिया था कि आज की तारीख में कैसे भी करके आपको मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन मेरी आत्मा जानती है कैसे मैंने रेडी किया इसको। बहुत वक्त लगा है।
क्या लिखा आपने? अब बालू का स्तूप किसे कहते हैं बताओ? जैसे आपको मैंने मरुस्थल की डेफिनेशन लिखाई थी, उसी प्रकार बालू का स्तूप किसे कहते हैं? रेत के टीले को। हाँ, सामान्य शब्दों में तो हम कह सकते हैं सर, रेत का टीला ही क्या कहलाता है? बालू का स्तूप कहलाता। बात तो सही है, बात तो ये भी सही है। लिखो, बालू का स्तूप से तात्पर्य रेत का एक विशाल टीला है। क्या है? रेत का एक विशाल टीला। अब देखिए, सुनना मेरी बात। जैसे हवा आ रही है, क्या आ रही? हवा चल रही है, वायु चल रही है, वायु के साथ साथ मिट्टी भी बहती है, मिट्टी भी उसके साथ प्रवाहित होती है। अब उसमें क्या होता है, सामने कोई झाड़ी आ जाती है, कोई पेड़ आ जाता है, कोई जंगल आ जाता है, तो उस जगह पर वो जो मिट्टी है वो एकत्रित होने लग जाती है, और इतनी एकत्रित हो जाती है कि वो एक प्रकार से पहाड़ की तरह बन जाता है। तो उसकी अलग अलग आकृति बन जाती है, और उन आकृतियों को फिर अलग अलग बालू का स्तूपों का नाम दे दिया गया है, उनको उसी नाम से जाना जाता है। उनकी वही विशेषताएं होती है। और आपको पता है, कई बार दो ऐसे बालू का स्तूप बनेंगे और उनके बीच में खाली जगह रहेगी, बारिश का पानी आएगा, एकत्रित हो जाएगा, वो एक प्रकार से झील की तरह बन जाती है। रन या टाट भी कहते हैं उसको। पढ़ेंगे, हम सब पढ़ेंगे, पलाया वलाया रन टाट वगैरह, इनको सबके बारे में पढ़ेंगे आगे। एक ये वाला जो पार्ट है ना, ये जिसमें आपने लिखा है कि 61% क्षेत्र आता है राजस्थान का, और 40% जनसंख्या इसमें निवास कर रही राजस्थान की, और इसमें काफ़ी सारे जिले हैं, लगभग 16 जिले हमने इसमें शामिल किए हैं, 4 संभाग इसमें शामिल किए हैं। तो इनकी जो विशेषताएं हैं, वो सारी विशेषताएं हम लिखेंगे। लेकिन ऊपर ऊपर आपको पता होना चाहिए कि हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं। हम भौतिक विभाजन पढ़ रहे हैं, 4 भौतिक विभाजन और 4 भागों में बांटा गया पूरे राजस्थान को, उसमें से पहला पढ़ रहे हैं, और पहले को 2 में बांटा गया है, और फिर उनको अलग अलग जैसे बांटा गया उनके अनुसार पढ़ रहे हैं। तो बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब लिखो, वनों के द्वारा लाई गई मिट्टी के, अरे मतलब पवन लेके आई है, लेकिन उसको वन ने रोक लिया, किसी जंगल ने रोक लिया, उस मिट्टी जो बहती हुई आ रही थी ना, उसको पेड़ ने रोक लिया, तो वहां पर अगर कोई बालू का स्तूप का निर्माण होता है तो उसी को तो बालू का स्तूप कहते हैं। लिखो, वनों के द्वारा लाई गई मिट्टी के निक्षेपण ब्रैकेट में जमाव पवन लिख लेना, वन नहीं, पवनो है, पवनो, वनो नहीं है, पवनों के द्वारा लाई गई मिट्टी के निक्षेपण ब्रैकेट में जमाव से बनने वाली स्थलाकृतियों को, बनने वाली स्थलाकृतियों को बालू का स्तूप, बालू का स्तूप कहा जाता है। क्या जाता है? बालू का स्तूप कहा जाता है। लिखो, अब ये बालू का स्तूप माना कि एक जगह ये आके जम गया, अब अगर यहाँ पे तेज हवा चलेगी तो ये आगे भी जा सकता है। तो ये बालू का स्तूप है, इनका स्थान चेंज होता रहता है, ध्यान रखना। लिखिएगा, इन बालू का स्तूपों का, इन बालू का स्तूपों का तेज हवा के कारण स्थान भी बदलता रहता है। और आपने ये तो सुना ही होगा कि बालू का स्तूप एक जगह से दूसरी जगह कौन से महीने में ज्यादा जाते हैं? या फिर आपने ये सुना होगा, मरुस्थल का आगे बढ़ना क्या कहलाता है? मरुस्थल का मार्च। तो इन्हीं इसी प्रकार इन बालू का स्तूपों का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना कब होता है? गर्मियों के महीने में ज़्यादा महीने वो चलती है, हवा वगैरह तेज चलती है, और आपको पता बारिश वगैरह भी नहीं होती, तो नमी भी नहीं होती उस मिट्टी में, तो ऐसे में ज़्यादा उड़ती है, वो ज़्यादा उड़ती है। तो मार्च से लेकर जून के महीने में बहुत ज़्यादा विस्थापन होता है। आज आप देखेंगे यहाँ पे एक बालू का स्तूप था, और 5 दिन बाद में पता लगेगा बालू का स्तूप गायब हो गया है। लो, कभी कभी आप यहाँ देख रहे हो आपके घर पे कुछ भी नहीं है, आप सही हो बिल्कुल, लेकिन आपके घर के ऊपर मिट्टी मिट्टी भी छा सकती है, ध्यान रखना, आपका घर उस मिट्टी के अंदर भी दब सकता है वहां पर। जैसे आप गए वहां पर, आपने गए जाके अपनी गाड़ी खड़ी कर दी, 4 व्हीलर लेके गए आप बढ़िया सी,
थार थार गाड़ी लेके गए, वहां जाके रखिए, आप चलो पैदल पैदल घूम के आते हैं। 4-5 दिन बाद में आप आते हो घूम के थे, तो आपको गाड़ी नहीं मिलेगी, गाड़ी कहाँ गई यार, यहाँ तो हम खड़ी करके गए थे भाई। आप तो क्या करोगे, लोकेशन, चलो जीपीएस होगा उसमें, कौन कोई सिस्टम लगा के जाओगे, आप आ तो जाओगे, आ जाओगे, यहाँ तो है ही नहीं गाड़ी, तो गाड़ी तो गई नीचे। ऐसा होता है। क्या लिखा है लास्ट पॉइंट, लिखिएगा। बालू का स्तूपों का सर्वाधिक स्थानांतरण मार्च से जून महीने के बीच में होता है। कब होता है, मार्च से जून के महीने में होता है। मार्च से जून के महीने में होता है। सर्वाधिक बालू का स्तूपों का स्थानांतरण कब होता है, लिख लिया, लिखो। इस क्षेत्र में कई प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। कई प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं, जैसे 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 बरखान बालू का स्तूप, ये बरखोनाइट्स भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, बरखो नाइट्स बालू का स्तूप। अब सुनो मेरी बात, एक एक को लिखा हूं, एक एक की डिटेल साथ में लिखा हूं, ये 2-5 के नाम एक साथ लिखा दूं पहले। कहाँ पे, ये तो इधर ही पाए जाएंगे तो पूरे ही, बाकी मुक्त वाले में थोड़ी पाए जाएंगे, मुक्त वाले में थोड़ी पाए जाएंगे। हाँ, यहाँ लिखा दूं साथ में ही, पहला लिखो, 1 नंबर कर दो चलो इसको। 5 थोड़ी, तो ये तो खूब सारे हैं। हाँ चलो ऐसे लिख लो, पहला नंबर लिख लिया आपने, बरकांस बरकोनाइंस लिख लिया। दूसरा लिखो, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, कौन सा, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। तीसरा लिखो, अनुदैर्ध्य अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। पवनानुवर्ती पवनानुवर्ती बालू का स्तूप, इसे रेखीय बालू का स्तूप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखीय बालू का स्तूप भी कहते हैं। इसे लंबवत बालू का स्तूप भी कहते हैं, लंबवत बालू का स्तूप भी कहते हैं। अगला लिखो, सीप बालू का स्तूप, सीप। पैराबोलिक बालू का स्तूप, कौन सा, पैराबोलिक पैराबोलिक बालू का स्तूप, या इसको परवलयकार बालू का स्तूप भी कहते हैं। परवलयकार बालू का स्तूप भी कहते हैं। लिख लिया, लिखो, तारानुमा बालू का स्तूप, तारानुमा बालू का स्तूप। अवरोधी बालू का स्तूप, कौन सा, अवरोधी बालू का स्तूप। स्करो कापिस बालू का स्तूप, स्करो कापिस बालू का स्तूप। लिख लिया, सफर काबिज बालू का स्तूप, सफर काबिज बालू का
स्तूप, लिख लिया। नेटवर्क बालू का स्तूप, नेटवर्क कौन सा? नेटवर्क बालू का स्तूप। और भी कोई अन्य बालू का स्तूप हो सकते हैं। लिख लिया। तो ये कुछ बालू का स्तूप है। कितने बज गए? बाकी आज बालू का स्तूप हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, कल ही पढ़ पाएंगे। तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। कल इन बालू का स्तूप के बारे में पढ़ेंगे। और ये बालू का स्तूप जैसे कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर बालू का मुक्त जो क्षेत्र है उसके बारे में पढ़ेंगे। और बालू का मुक्त क्षेत्र जैसे कंप्लीट हो जाएगा फिर अर्ध शुष्क बचेगा, फिर अर्ध शुष्क के बारे में पढ़ लेंगे। फिर उसके बारे में कोई अन्य फैक्ट बचा तो वो पढ़ लेंगे। उसी के साथ उत्तर पश्चिम मरुस्थल कंप्लीट हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद में कोई अगला जो भौतिक भाग है उसके बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, समझ में आया थोड़ा बहुत? ओके, नमस्कार।